नमस्कार दोस्तों। आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर जो वर्ल्ड हिस्ट्री का भाग पूछा गया उसका सॉल्यूशन करेंगे। और हमने बैच लिया था असिस्टेंट प्रोफेसर में वर्ल्ड हिस्ट्री और इतिहास दर्शन का मैं सॉल्यूशन पहले ही करवा चुका हूँ। आज मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का सॉल्यूशन करवाऊँगा। और विद्यार्थियों में बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा मुझे कि हमने जो बैच लिया उस बैच में टोटल प्रश्न पूछे गए थे 48 और इनमें से 46 प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से सीधे अपने बैच से पूछे गए। टोटल हमने 58 वीडियो बनाए, 58 वीडियो बने और 58 वीडियो करीबन 70 घंटे के हुए होंगे। तो उसमें से 48 में से 46 प्रश्न सीधे पूछे गए, जिनके मैं आज वीडियो साक्ष्य सहित आपसे बात करूंगा। और 2 प्रश्न जो ऐसे थे जो बोल थे संभवतः, लेकिन लिखे नहीं हमने बोर्ड पे। तो 46 प्रश्न सीधे आए वहाँ से। मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे कि मैंने विद्यार्थियों से ये कहा था कि भाई जैसे 50 सवाल आते हैं तो 40-45 सवाल हमारे लेक्चर से आएंगे, लेकिन यहाँ पे 46 प्रश्न हमारे सीधे वीडियो लेक्चर से आए। जो पढ़े उनको अच्छे से पता है। पहला प्रश्न था कि 1905 को श्रमिकों के द्वारा जो रूस की प्रथम क्रांति हुई वो किसके नेतृत्व में हुई थी। हमने यहाँ पे ये बहुत अच्छे से लिखा था कि फादर गैपेन के नेतृत्व में हुई थी। यहाँ पे हमने ब्लडी संडे भी लिखा था, 22 जनवरी 1905 की ये घटना थी। यहाँ पे ये सारी बातें हमने यहाँ पे समझी थी। तो इसका उत्तर क्या बैठता है, फादर गैपेन बैठता है। ए उत्तर इसका बैठ जाएगा। ये सीधा हमारे उसमें से आया, पीपीटी से आया। नवीन आर्थिक नीति मैंने ये 3 जगह लिखा अलग अलग। यहाँ पे अपन ने एक स्क्रीनशॉट डाला है। तो ये लेनिन का था, इसमें हमने अच्छे से समझा था। युद्ध साम्यवाद समझा था। युद्ध साम्यवाद के बाद में जो इन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई लेनिन ने, वो भी पूछी गई थी। तो इसका सी उत्तर बैठ जाता। हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा था। तीसरा सवाल, ये सवाल हमारे पढ़ाई हुए में से नहीं आया, इसमें से केवल एक ही आया था। सेकेंड वर्ल्ड वार में हमने विंस्टन चर्चिल की बुक पढ़ी थी और ये बाकायदा लिखी हुई थी लेक्चर के अंदर कि विंस्टन चर्चिल ने किताब लिखी थी द सेकेंड वर्ल्ड वार। इवन हमने लैंगसम का भी लिखा था, जो वीडियो हमने बनाया था 1930 की आर्थिक मंदी का, कि द वर्ल्ड सिंस 1914, ये पुस्तक इनकी थी। यहाँ से वैसे उत्तर निकल जाता है दोनों किताबों को अगर अपन मिलाते हैं तो ब का 1 हो जाता है, मतलब आपके पीछे 2 ऑप्शन बचे, या ए रहेगा या डी रहेगा। और वर्ल्ड सिंस 1914 लैंगसम, तो द का 3 हो जाएगा, सीधा इसका डी उत्तर बैठता है। तो अगर ढंग से पढ़ा था तो ये भी हम उसको लेक्चर से कर सकते। तो एक ये प्रश्न था जो सीधे तौर पे नहीं आया। तो मतलब इसमें भी वैसे मैंने विल्ना, कॉर्फ्यू, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझाई थी। मंचूरिया संकट पर हमने ज़्यादा बात नहीं करी थी। तो इसका उत्तर बैठता है बी। तो लिटन आयोग राष्ट्र संघ के द्वारा मंचूरिया संकट जो जापान और चीन के बीच में हुआ था, उस संकट से निपटने के लिए लिटन आयोग बिठाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो ये चौथा सवाल था। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में एक पुस्तक अनुवादित की थी, उसका नाम क्या था। हमने स्पष्ट लिखा था 1522 सितंबर के अंदर सेप्टेम्बर टेस्टामेंट इसको लाया गया था। तो इसका उत्तर सीधा बैठता है, ए बैठ जाता है। बहुत ही आसान था। इसके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। ऑन मोनास्टिक वेज के बारे में, ओल्ड न्यू के बारे में भी पढ़ा था। इसमें भिक्षु जीवन के बारे में बहुत सारी बातें की गई थी। और फर्स्ट ग्रेड में यह सवाल भी पूछा गया था कि किसमें साधु संतों की लाइफ के बारे में मार्टिन लूथर ने बात करी है। ये सवाल फर्स्ट ग्रेड में एज इट इज़ पूछा गया था। तो ये अगला प्रश्न क्या था, ये है छठा प्रश्न। इसमें एक क्रम पूछा गया था कि इसको घटनाओं को कूट की सहायता से जोड़ना था। सैडोवा का युद्ध, विल्फ्रैंक की संधि, ज्यूरिख की संधि और कोलंबियर्स का समझौता। तो देखिए हमने चारों पढ़े। कोलंबियर समझौता हमने लिखा था बाकायदा 1858 के अंदर ये समझौता होता है, और ये समझौता होता है आपके जुलाई के अंदर। ठीक है, तो ये हमने किया था। फिर कोलंबियर समझौते के तहत आपके सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध होता है, और इस युद्ध के दौरान जब ऑस्ट्रिया काफ़ी कमज़ोर हो जाता है तब ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में गुप्त संधि हो जाती है। ये जुलाई 1859 की बात है। विल्लाफ्रैंक की संधि को फिर सार्डिनिया ने मान्यता दे दी थी ज्यूरिख की संधि के तहत। हालांकि कैबूल नाराज थे, विक्टर एमानुएल ने ये कर लिया था। ये बात है नवंबर आपके 18 उसकी, ये नवंबर की है, ये आपके जुलाई की बात है। ठीक है, जुलाई की है, नवंबर 1859। और सैडोवा का जो युद्ध था ये तो बहुत बाद की बात है, 1866 की बात है। तो इसमें हमें क्रम से जमाना था। तो सबसे पहले कोलंबियर्स हो जाता है, तो 4, 2, 3 और 1। ठीक है, सीधा उत्तर बैठ जाता है, इसका सी ऑप्शन बैठ जाता है। ये चारों विकल्प हमने अलग अलग वीडियोज़ में अच्छी तरीके से समझ रखे थे।
उसके बाद में अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में एक स्टेटमेंट था, यहाँ तो मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु दो। हमने अच्छे से लिखा था कि वर्जीनिया से पहला विरोध हुआ, पैट्रिक हेनरी ने यहाँ पे कर लगाने का अधिकार केवल प्रतिनिधि सभा को, एक तो ये नारा दिया था, दूसरी उसने बात की थी या तो स्वतंत्रता दो हमें, या तो हमें स्वतंत्र करो या हमें मृत्यु दे दो। ये बात पैट्रिक हेनरी की थी, ये भी सीधा सवाल पूछा गया था यहाँ से। उसके बाद आगे देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। जर्मनी का पुनः शस्त्रीकरण 1933 लिखा, जबकि हमने स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा था जर्मनी का पुनः शस्त्रीकरण जो है ये मार्च 1935 में हुआ था, तो उत्तर सीधा यहाँ से आपके निकल गया। हालांकि हमने आगे और भी लिखे हैं, जैसे जर्मनी द्वारा ऑस्ट्रिया का अधिग्रहण 1938 में हुआ है, ये भी हमारे लिखा हुआ था। पोलैंड के ऊपर अन आक्रमण समझौता जो है 1934 है, ये भी हमारे लिखा हुआ था। राइनलैंड वाला भी स्क्रीनशॉट था, बट वो जगह थोड़ी सी छोटी हो गई, तो कहने का मतलब है इसको भी अपन आराम से इसमें से उत्तर निकाल सकते थे। प्रेसबर्ग का समझौता हमने लिखा था, ऑस्ट्रेलिस का जब युद्ध हुआ तो उसके बाद में 26 दिसंबर 1805 को ये समझौता जो है वो किया गया था। और इस समझौते में क्या क्या बातें थी वो भी बात हमने की थी। 3 सम्राटों का युद्ध था ये सारी बातें यहाँ पे की गई थी। उसके बाद में कौन सा युद्ध राष्ट्रों के युद्ध के नाम से जाना जाता है, और हमने लिखा था राष्ट्रों का युद्ध, और इसको लिप्जिंग को कहा था क्योंकि इसमें कई राष्ट्र शामिल थे। ठीक है, तो सीधा सा प्रश्न का उत्तर था यहाँ पे, डायरेक्ट प्रश्न ये पूछा गया यहाँ पे। सेल्फरिनो का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया, हमने यहाँ पे भीषणतम युद्ध लिखा है, बकायदा इसने सारी चीज़ें लिखी थी। ये वही ज्यूरिख संधि वाले सेम स्क्रीनशॉट में भी यही वापस सवाल था, और हमने यहाँ लिखा था कि सार्डिनिया के नेतृत्व में जो इटली की सेना थी वो और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध हुआ था यहाँ पे। तो फ्रांस और सार्डिनिया की संयुक्त सेना और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध लड़ा गया था। ये सीधा सवाल जो है वो पूछा गया था। ठीक है, निम्नलिखित नारों में से कौन सा मैजीनी का नारा नहीं था। देखो, ये गैरीबोल्डी का नारा था, स्वतंत्र इटली चिरंजीवी रहे, स्वतंत्र इटली चिरंजीवी रहे, ये गैरीबोल्डी का नारा था, तो सीधा उत्तर यहीं से अपने को निकल जाता है। हालांकि ये मैजीनी के भी नारे हमने लिखे थे, परमेश्वर, जनता और इटली। हमने स्पष्ट लिखा था कि ईश्वर में विश्वास करो, तो इसमें हमने ये कहा था कि परमेश्वर में विश्वास करो। सभी संगठित रहो, तो इसमें हमने लिखा था कि जनता की एकता की बात की थी। और इटली को दासता से मुक्त करो, ये हमने बहुत अच्छे से कहा था कि इटली को दासता से मुक्त करो। ये तीनों के तीनों नारे किसके थे, मैजीनी के थे। तो हमने ये मैजीनी का भी था और ये गैरीबोल्डी का भी ले लिया था, तो ये चारों नारे हमने पढ़ लिए थे, आराम से किया जा सकता था। ये प्रश्न था फ्रांस के वित्त मंत्रियों का। हमने कहा था कि सबसे पहले तुर्गो हुए, तुर्गो के बाद में नेकर हुए, नेकर के बाद में फ्लरी आए, फिर कैलोन आए, उसके बाद में ब्रेन आए थे। तो तुर्गो, नेकर, कैलोन और ब्रेन जो थे उस समय हमने स्पष्ट कहा था क्रांति के समय थे, हमने कहा था 1789 में थे, लेकिन इनका 1772-73 स्पष्ट रूप से यहाँ पे ये गलत हो जाता है और सीधा उत्तर यहाँ से किया जा सकता है। सामान्य समझ के आधार पर भी किया जा सकता था। देखो आप, सबसे पहले तुर्गो, फिर नेकर, फिर कैलोन, ये बिल्कुल सही क्रम चल रहा था। ब्रिन बीच में कहाँ से आ गए, तो ब्रिन जो है उसको अपन ले सकते थे कि जब स्टम्कर की बात हुई थी ये 870-89 के आसपास, तो उस समय ब्रून थे। ये 72-73 बहुत पहले, तो पहले तुर्गो थे, तो सीधा सा वो आराम से इसको गलत किया जा सकता था, इसमें कोई ज़्यादा समझ वाली बात भी नहीं चाहिए थी। ठीक है, प्रथम महायुद्ध में पूर्व ये 4 जो गुट बने थे उनके हमने को लिखने थे। तो देखिए हमने 1872 स्पष्ट लिखा है कि 1872 के अंदर एक द्विगुट हुआ था, त्रिगुट हुआ था, जिसमें रूस, ऑस्ट्रिया और जर्मनी थे। तो ये त्रिगुट कब होता है, ये त्रिराष्ट्र, एक मिनट ऊपर से लेते हैं। जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में 1879 में द्विगुट बना, 1879 में। उस द्विगुट के अंदर आगे चलकर 1882 में आपके ट्रिपल अलायंस के तौर पे जो शामिल हुआ वो था आपके, कौन शामिल हुआ, ये देखो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ये है एक और देश यहाँ पे शामिल हुआ था, इसमें इटली शामिल हो गया। ठीक है, तो ये तीनों मिले 1882 के अंदर। त्रिसम्राट, ये 3 सम्राटों का समझौता था, ये 1872 का हो गया। ठीक है, उसके बाद में फ्रांस और रूस, ये फ्रांस और रूस हुए 1894 में। अब इसको सेट करना था पहले और उसके हिसाब से, तो हो जाएगा 2, 3, 1 और 4। ठीक है, 2, 3, 1 और 4, ये सीधा उत्तर बैठ रहा है इसका। सबसे पहले त्रिसम्राट संधि हो जाएगी। त्रिसम्राट 1872 में भी, जो बर्लिन कांग्रेस में समाप्त हो गई थी। ठीक है, और उसके बाद में अब इसको ऐसे भी कर सकते थे, सबसे लास्ट में ये हुआ है
फ्रांस रूस सबसे पहले जो है ये त्रिसम्राट समझौता हुआ। द्विगुट हम समझ सकते हैं, जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में हुआ था। और आगे ये तीसरा भी यहाँ पे ट्रिपल अलायंस के तौर पे इटली को भी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये त्रिगुट 1882 में बना, द्विगुट 1889 में 79 में बना। तो उत्तर बैठ जाता है 2, 3, 1 और 4, 2, 3, 1, 4। ठीक है, ये भी चारों हमने अच्छे से पढ़ रखे थे। चुंगी संघ जॉलवरीन के बारे में अच्छे से पढ़ा था जब हमने ये जर्मनी के अंदर जर्मन कस्टम यूनियन के बारे में पढ़ा था। और जर्मनी का जब हम एकीकरण पढ़ रहे थे उस समय हमने इसको पढ़ा था कि जॉलवरीन जो है वो चुंगी संघ था, और जॉलवरीन का जो भी सदस्य बनता था उनके बीच में चुंगी नहीं लगती थी। तो ये जर्मनी के एकीकरण, आर्थिक एकीकरण था एक प्रकार से। इसमें हमने सारी चीज़ें वो अच्छी तरीके से लिख ली थी। किस संधि के द्वारा होल्स्टीन और स्लेस्विग का प्रदेश प्रसा में मिल गया था? और मैंने इसको आपको अच्छे से कहा था कि मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, होल्स्टीन H वीडियो में बोला था, और स्लेस्विग को S लिख रहा हूँ। तो HS दोनों प्रसा के अधीन हुए। किस संधि के तहत? पराग की संधि के तहत। ठीक है, तो सीधा इसका उत्तर बैठा, बहुत ही आसानी से हमने इसको कर लिया था। और 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या किसने की थी? तो हमने लिखा है गैवरिलो प्रिंसेप ने की थी, जो सर्ब नामक सर्ब ने इसकी हत्या कर दी थी। ब्लैक हैंड नामक संस्था से जुड़ा हुआ था। यहाँ पे ये यात्रा की गई थी, पूरी बातें हमने यहाँ पे लिख ली थी। ब्लैक हैंड संगठन था वगैरह वगैरह, पूरी चीज़ें जो है हमने यहाँ पे करी थी। गैवरिलो प्रिंसिप। निम्नलिखित में से किस बाल्कन राज्य ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया? हमने बाल्कन युद्ध पढ़े थे, तब हमने कहा था कि जो बुल्गारिया और तुर्की थे ये असंतुष्ट हो गए थे, और असंतुष्ट होने के बाद में बाल्कन युद्ध से तो जर्मनी के केंद्रीय गुट के साथ में शामिल हो गए थे। तो बहुत ही आसान उत्तर था इसका। हमने बहुत अच्छी तरीके से बाल्कन युद्ध के दोनों चरण बढ़िया तरीके से पढ़े थे। तो बुखारेस्ट की संधि के बाद में क्या हुआ था, पूरी कहानी हमने वीडियो लेक्चर में देखी थी यहाँ पे। उसके बाद में था द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड। इसको तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि अर्नोल्ड टोयनबी ने 1881 में एक भाषण दिया था, और ये बहुत लोकप्रिय हुआ था। बाद में 1884 के अंदर वो पब्लिश भी हुआ। इसमें पहली बार इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शब्द का उपयोग किया गया था। तो ये किसका है? टोयनबी का है। इसको आप देख सकते हो, अर्नोल्ड टोयनबी सबसे पहले पेज पे था ये। उसके बाद में था मैडोना। माँ मैडोना का पोर्ट्रेट निम्नलिखित में से किसने बनाया था? हमने लिखा था कि राफेल उर्बिनो नगर का निवासी था ये, और इसने जो है ये सिस्टाइन मैडोना का चित्र बनाया था। तो इसका राफेल हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा निम्नलिखित में से जैकोबिन नेता की मृत्यु के साथ में फ्रांस में रेन ऑफ टेरर, आतंक का शासन समाप्त हुआ। हमने यहाँ पे लिखा था कि आतंक का शासन समाप्त हुआ किसकी मृत्यु के साथ ही? रोबोस्पियर की मृत्यु के साथ में ही आतंक का शासन समाप्त हुआ। स्पष्ट रूप से यहाँ पे हमने लिखा था कि रोबोस्पियर को जब गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया तो दांतों ने प्रस्ताव रखा, आतंक का शासक समाप्त हुआ। किसके खिलाफ? रोबोस्पियर के खिलाफ। तो सीधा सा उत्तर इसका बैठ रहा था। सन्स ऑफ लिबर्टी एंड डॉटर्स ऑफ लिबर्टी, ये वही पैट्रिक हेनरी से ही आया वापस। स्वतंत्रता के पुत्र और पुत्रियां, हमने लिखा है सन एंड डॉटर्स ऑफ लिबर्टी। ये सीधा सवाल था, और ये अमेरिका की क्रांति से संबंधित था। स्टॉम्प एक्ट वगैरह सारी चीज़ें हमने वहाँ पे समझ ली थी। ठीक है, तो ये था। उसके बाद में अगला सवाल था, चारों लेखकों के नाम है पुनर्जागरण के दौरान, और उनके पुस्तकों के नाम है। देखो, एडवर्ड स्पेंसर फेयरी क्वीन, तो एडवर्ड स्पेंसर फ्योरी क्वीन। थॉमस मूर आ जाएगा आपके, थॉमस मूर यूटोपिया, थॉमस मूर आ जाएगा आपके यूटोपिया। उसके बाद में सर्वेंटीज ने डॉन क्विक्सोट लिखा। ठीक है, स्पेनिश साहित्य का था ये। और विलियम शेक्सपियर ने ये मैकबेथ लिखा, अंग्रेजी साहित्य का था। तो सीधा उत्तर इसका आप मिला सकते हो, आराम से उत्तर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा? का 3 बनेगा, सीधा ही उत्तर निकल रहा है। और ब का 4, और स का 2, और द का 1। ठीक है, ये उत्तर इसका बैठ रहा है। तो हमने ये सारी किताबें पढ़ ली थी। स्पिरिचुअल एक्सरसाइज पुस्तक किसकी थी? हमने अच्छे से पढ़ा था। सोसाइटी ऑफ जीसस, जो कि इग्नेशियस लोयोला का था, इसने यह स्पिरिचुअल एक्सरसाइज पुस्तक लिखी थी। हमने इसके बारे में भी अच्छे से देख लिया था। सी उत्तर बैठता है इसका। उसके बाद में किसने वाणिज्यवाद शब्द का उपयोग किया? हमने देखा था 16वीं-18वीं शताब्दी में मिराबो ने किया, और उसके बाद में इसको वेल्थ ऑफ नेशन में किसने यूज़ किया था? एडम स्मिथ ने इस शब्द का पहली बार यूज़ किया था। तो ये भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद में स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का नारा किसने दिया था? तो ये नारा जो है
ये सीधा आता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये नारा किसका है? हमने 8 पॉइंट समझे थे जिन जैक रूसो में, तो ये नारा किसका है? रूसो का है। और बाद में हमने देखा फ्रांस की क्रांति के अंदर भी ये नारा आगे चर्चित रहा था, तो सीधा उत्तर बैठता है इसका रूसो का। हमने इसको अच्छे से देख लिया था। वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया? तो हमने देखा था कि ये जो वाटर फ्रेम है इसका आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट ने 1769 के अंदर किया था। और ये सारी बातें हमने अच्छे से देख ली थी, ठीक है। आर्कराइट ने वाटर फ्रेम बनाया। उसके बाद में था निम्नलिखित में किसने पेरू साम्राज्य की खोज की? तो हमने देखो किया था कि पेरू की खोज 1532 के अंदर इंका सभ्यता फ्रांसिस पिज़ारो ने की थी। तो ये सीधा सा उत्तर पड़ा, सीधा हमने इसको समझ लिया था। मैगलन की इन सारों की कहानियाँ हमने समझी थी। देखो ये मैगलन, कार्टेज, ये सारे हमने ऑलमोस्ट है वो समझ लिए थे, ठीक है। निम्नलिखित में से पेरिस शांति सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? हमने बहुत अच्छे से किया था। ये पेरिस शांति सम्मेलन चल रहा था और हमने कहा था कि इसमें वरिष्ठ सदस्य क्लीमेंसु को सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया था। तो सीधा उसका उत्तर है वो यहाँ पे बैठ रहा था। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन से देश के साथ न्यूली की संधि की गई थी? तो ये बुल्गारिया के साथ की गई थी न्यूली की संधि। आपको सीधा उत्तर है वो यहाँ पे बैठ रहा है यहाँ पे। इसके साथ में राष्ट्र संघ द्वारा कौन से अनुच्छेद के तहत मैंडेट प्रणाली, अधिदेश को इंग्लिश में कहते हैं मैंडेट प्रणाली, मैंडेट प्रणाली किस चार्टर के अधिनियम के तहत लाई गई? मैंने स्पष्ट कहा था कि मैंडेट व्यवस्था धारा 22 के तहत लाई गई थी और सीधा उत्तर इसका बैठ रहा है धारा 22 मैंडेट व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद में ये चारों मिलाने थे, आराम से मिला सकते थे आप। जैसे ये स्पेन के अभियान, स्पेन में आपकी कोलंबस, मैगलन, कार्टेज वगैरह। ये कार्टेज स्पेनिश था, देखो ये रहा कार्टेज स्पेनिश था, तो ये स्पेनिश हो गया, ठीक है। ये बार्थोलोम्यू डियाज जो है ये आपके पुर्तगाल के थे, तो डियाज हो गए आपके पुर्तगाल के। उत्तर यहीं से निकल गया आपका, ब का 1 हो गया, ब का 1 मतलब आपके 2 ऑप्शन बचे, और स का 4 हो गया, स का 4 हो गया, सीधा उत्तर आपका 1 बैठ गया, ठीक है। अ का 3 हो जाएगा, ये हडसन ब्रिटिश था, हडसन की खाड़ी की खोज की थी, और जो कार्टियर बचा ये आपके फ्रांसिस था। तो इस प्रकार से इसका उत्तर है वो निकल जाता है, ठीक है। तो क्या बचेगा? 3 1 3 1, उसके बाद में 4 और 2, ठीक है। ये उत्तर बैठ जाएगा इसका। इसमें 2 हमने पढ़े थे, 2 स्क्रीनशॉट नहीं है, बट मेरे हिसाब से ये भी पढ़े हुए थे, उत्तर निकल रहा था इसका। स्टीफेंसन ने सर्वाधिक उपयोगी स्वचालित स्टीम लोकोमोटिव इंजन का निर्माण कब किया था? तो हमने ये पढ़ा था कि जो ये स्टीम लोकोमोटिव थी स्टीफेंसन की, ये 1814 में आई थी, ठीक है। हमने सीधा सा उसको पढ़ रखा है, जॉर्ज स्टीफेंसन और स्टीम इंजन जो है लोकोमोटिव, उसके बारे में हमने पढ़ा था इसको, ठीक है। ब्लडी संडे काला गुरुवार, ये भी हमने पढ़ा था। ये आर्थिक मंदी से संबंधित था, ब्लैक थर्सडे, और ब्लैक थर्सडे जो है ये हुआ 24 अक्टूबर को, और फिर आगे 29 अक्टूबर को ब्लैक ट्यूसडे था। तो ये उत्तर हो गया आपके 24 अक्टूबर 1929, ठीक है। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ये। अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क के स्टॉक मार्केट गिरे थे और उसी समय आर्थिक मंदी शुरू हुई थी, इसलिए इसको ब्लैक वो कहा गया था। कौन सा म्यूनिक समझौते में शामिल नहीं था? देखो चैम्बरलिन थे, हिटलर थे, दलादियर थे, मुसोलिनी थे, सियानो थे, लैंगर थे, रिबेंट्रोप थे, हैरिस विल्सन थे। तो इसमें कौन सा नहीं था? लिटविनोव नहीं थे, बाकी सारे थे इसमें। तो दलादिये, मुसोलिनी और हिटलर, ये तीनों पढ़े। दलादिये, मुसोलिनी, हिटलर, चैम्बरलिन भी थे इसमें। एक ये लिटोविन, ये भी हमने स्पष्ट रूप से समझ लिया था। नए वाइमर संविधान के अनुसार जर्मन संसद की ऊपरी संसद को, हालांकि निचली सभा को राइक्सटेग कहा जाता था और ऊपरी संसद जो थी उसको राइक्सराट कहा जाता था, ठीक है। ये हमने बोला था, वहाँ पे लिखा नहीं था। हालांकि इसको देखते ही पता चल जाता था कि विधानसभा हमेशा निम्न सदन ही होते हैं, तो उच्च सदन राइक्सस्ट्रोक हो गया, ठीक है। उसके बाद में आया था कि सही सम्मिलित कीजिए। तो देखो नाटो की स्थापना 1949 में भी थी, ये बिल्कुल सही उत्तर है। वारसा 1955 में होता है, वारसा हुई है 1955 के अंदर, ये रहा 1955 का वारसा, ये भी उत्तर नहीं होगा। सीटो 1954 है, तो ये सीटो 1954 हो गया यहाँ पे, ये भी उत्तर नहीं होगा। तो अंजुस बैठ जाएगा, अंजुस से 1951 के अंदर, ठीक है। ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था। अंजुस में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएसए थे, ठीक है। तो ये चारों के चारों हमारे मिल रहे थे। कौन सी पुस्तक जॉफ्री चौसर द्वारा लिखित है? तो चौसर ये रही, और उन्होंने कैंटरबरी टेल्स और ट्रायल्स एंड क्रेसेस लिखे थे। तो इसमें ये रहा आपके कैंटरबरी टेल्स। बाकी भी हमने सारी लिख रखी है वैसे, किंग लियर वगैरह सारे के सारे। तो
बी उत्तर आ जाता है बढ़िया तरीके से। हमने तो उसके बारे में ये भी लिखा था कि कैंटरबरी टेल्स के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है और ट्रायल्स एंड क्राइसिस के अंदर भी क्या क्या लिखा हुआ है, ये सारी बातें भी हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके थे वीडियो के अंदर। कृषि उपकरण सीड ड्रिल का आविष्कार किसने किया था? तो सीड ड्रिल का आविष्कार ये रहा यहाँ पे, जेथरो टल ने किया था, टुल ने सॉरी 1701 के अंदर। ये हमने बहुत अच्छे से समझा था और कृषि क्षेत्र के सारे आविष्कार देखे थे हमने यहाँ पे, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित होने वाली प्रथम अंग्रेज बस्ती का नाम बताइए। हमने लिखा था कि वर्जीनिया प्रांत के अंदर एलिजाबेथ ने 120 सदस्य भेजे थे और क्रिस्टोफर न्यूफोर्ट के नेतृत्व में 1607 में, और यहाँ पे इन्होंने जेम्स टाउन है वो पहली बस्ती, स्पष्ट लिखा है यहाँ पे, इंग्लैंड में इंग्लैंड की पहली बस्ती स्थापित की थी। तो वर्जीनिया के जेम्स टाउन में सीधा उत्तर इसका बैठ जाता है। निम्नलिखित में से कौन से पेरिस शांति सम्मेलन में 4 बड़े की परिषद का सदस्य नहीं था? तो हमने कहा था 4 बड़े कौन कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज, ऑरलैंडो, क्लीमेंसू और विल्सन थे, ठीक है। लॉर्ड जॉर्ज था, विल्सन था और ऑरलैंडो था। एक सीओजी कमिंची नहीं थे। सीओजी कमिंची कौन थे? ये थे आपके जापान के व्यक्ति। हमने स्पष्ट क्रॉस किया है कि ये 4 बड़े नहीं थे यहाँ पे, ठीक है। तो आपके ये डी उत्तर बैठ जाएगा। ये जापान के थे, ये बिग 10 में तो थे लेकिन बिग 4 में शामिल नहीं थे, ठीक है। उसके बाद में कौन सा क्षेत्र लिथुआनिया और पोलैंड के मध्य विवाद का कारण बना था? तो देखो इसमें लिथुआनिया और पोलैंड के मध्य विवाद का कारण विल्ना था स्पेशली, लेकिन विल्ना कहीं पर भी इन्होंने ऑप्शन में दिया नहीं। लेकिन अल्बानिया तो था ही नहीं, ऑलैंड भी नहीं था क्योंकि ये स्वीडन और उनके बीच में रहा। मोशुल ब्रिटेन में उनके विवादित रहा। पीछे उत्तर मैमल ही बचता है। वैसे उत्तर मैं इसको गलत मान के चल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैमल जो है वो आपके जर्मनी का बंदरगाह था और लिथुआनिया और इनके बीच में चल रहा था। पोलैंड का कोई ज़्यादा हिस्सा नहीं था। फिर भी इसका उत्तर सी माना जाएगा क्योंकि मैमल लैंड जो है ये पर्शिया का इलाका था और लिथुआनिया और उनके बीच में चला था। थोड़े समय पोलैंड के पास में रहा था, इस वजह से हम इसको पोलैंड लिथुआनिया के बीच में मैमल विवाद के रूप में देख रहे हैं। हालांकि हमने इसको भी क्लियर किया था यहाँ पे, ठीक है। कौन सा स्थान पर 1933 ईस्वी में विश्व आर्थिक सम्मेलन हुआ? हमने कहा था 32 में लुसाने में हुआ और 33 में लंदन में विश्व आर्थिक सम्मेलन हुआ। 64 देशों ने भाग लिया। ये सारी घटनाएं हुई थी। तो स्पष्ट रूप से हमने इसको है वो समझ लिया था। ये आपके आर्थिक मंदी से निपटने के प्रयासों में हमने इसको पढ़ा था, ठीक है। तो मुसोलिनी की विदेश नीति के घटनाओं को सेट करना था। तो चारों हमारे सामने हैं। फ्यूम द्वीप की प्राप्ति 1924 है, ठीक है। इसके अलावा नीचे लवल मुसोलिनी पैक्ट, जैसे रोम पैक्ट भी कहते हैं, 1935 है। हमने ये भी लिखा है रोम पैक्ट अच्छी तरीके से। इसके अलावा आपके रोड्स एंड डेडाकनलीज 1923 है। और रोम बर्लिन धुरी, कौन सा ये रहा? रोम बर्लिन धुरी 1900, रोम बर्लिन धुरी ये हमने शायद गलत डाल दिया है। रोम बर्लिन टोक्यो धुरी, तीनों का 1937 में है। लेकिन आप ये मान के चलिए ये बाद में ही हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले 4 नंबर आ जाएगा, 4 नंबर के बाद में 2 नंबर आ जाएगा और उसके बाद में आपके 3 नंबर और फिर आपके उसके बाद में 1 नंबर और उसके बाद में 3 नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो रोम और बर्लिन अपन ने यहाँ पे स्क्रीनशॉट किसका डाल दिया? बर्लिन और टोक्यो का डाल दिया। बाकी पढ़ा इसको भी हमने यहाँ पे। इटली इस पैक्ट में 1937 में शामिल हो गया और उसके साथ ही रोम बर्लिन टोक्यो धुरी बन गया। तो टोक्यो तो ऑलरेडी पहले से ही था। तो इटली साथ हुआ 1937 में, इसलिए आपके इसका उत्तर क्या बैठेगा? 1937 में। देखो रोम और बर्लिन की बात है यहाँ पे। तो बर्लिन टोक्यो पहले था, इटली बाद में शामिल हुआ है। तो 6 नवंबर 1937 को इटली भी इस बर्लिन टोक्यो धुरी में शामिल हो गया, तो रोम बर्लिन धुरी बन गई थी। ये बात है 6 नवंबर 1937 की, ठीक है। तो आपका उत्तर तैयार है यहाँ पे। उत्तर बढ़ेगा 4, 2, 1 और 3, ठीक है। तो सीधा उत्तर बैठ रहा है यहाँ पे। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की पहली बैठक कहाँ पे हुई? हमने कहा था 10 जनवरी 1946 को लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में भी थी। तो सीधा सा उत्तर बैठता है यहाँ पे। और हमने ये भी कहा था कि इस समय अध्यक्ष के तौर पे हेनरी स्पॉक ने त्रिगवेली को पराजित किया था। ये बात भी हमने करी थी वहाँ पे। और ये है आपके बी उत्तर बन जाएगा इसका, लंदन, ठीक है। कहाँ पे भी थी? लंदन के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रूसों द्वारा नहीं लिखी गई है? देखो रूसों ने कौन कौन सी कृतियाँ लिखी थी? एमिनी लिखी थी, कन्फेशन लिखी थी, जीली लिखा था, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा था। तो ये सारी किताबें आ जाती है। और ये था आपके वॉल्टेयर ने लिखी थी ट्रीटाइस ऑन टॉलरेंस। तो ये किताब वॉल्टेयर की है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा?
वॉल्टेयर। बाकी एमिली, डिस्कोर्सेज एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एमिली और डिस्कोर्सेज भी कहीं लिखा हुआ है इसके अंदर आगे। डिस्कोर्सेज भी हमने कहीं लिखा है, कहीं एरा, डिस्कोर्सेज ऑन साइंस एंड आर्ट्स, ये भी आपके रूसो की है। तो इसका बी बैठेगा क्योंकि ट्रीटाइज ऑन टॉलरेंस जो है ये किसकी है, ये वॉल्टेयर की है, ये भी हमने पढ़ा था। और ये सम्मेलन थे, ठीक है। तो हमने लिखा था कि जो लूसाका के अंदर हुआ, ये दिल्ली में 7वां सम्मेलन हुआ, तो नई दिल्ली और ये 7वां सम्मेलन, ठीक है। मतलब सी का 4, तो ये 2 कट गए। इसके बाद में तीसरा सम्मेलन जो है वो लूसाका में हुआ, जाम्बिया के अंदर। तो तीसरा सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ, लूसाका में। ए का 3, ए का बैठ गया 3, तो सीधा उत्तर क्या बैठ गया, डी उत्तर बैठ गया। हमने इसको बढ़िया तरीके से समझ लिया था। तो देखो तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ, लूसाका के अंदर हुआ, और इसके बाद में 7वां कहाँ होता है, 7वां होता है दिल्ली के अंदर। बाकी 2 वैसे ही मैच कर जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश रहे, तो हमने लिखा था 52-53 के अंदर बेनेगल नरसिंह राव रहे थे, BN राव रहे थे। तो बहुत ही आसान सवाल था ये। तो इस प्रकार टोटल 48 प्रश्न थे, और इनमें से 46 प्रश्न सीधे हमारे क्लास नोट से थे। वीडियो जो हमने बैच लिया था, ऑनलाइन बैच, उसमें से थे। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और इसी तरह से अच्छे से चीज़ों को समझते रहिए। तो निश्चित रूप से आप वो आगे जाओगे। पेपर आसान था, लेकिन कुछ तथ्यात्मक होने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स ने काफ़ी गलतियां कर ली थी, और इस वजह से आसान होने का फ़ायदा जो है बहुत कम विद्यार्थी इसका ले पाए। धन्यवाद।